हरियाणा का ये बेहद खास कार्यक्रम मंच लगातार जारी है और इस मंच के माध्यम से हम तमाम बड़ी हस्तियों के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो बातें आपने सुनी हैं वो राजनीतिक रही हैं, पॉलिटिकल रही हैं। लेकिन अब आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हम बेहद महत्वपूर्ण बातों को यहां पर करेंगे और हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान इस सत्र में जुड़ेंगे जिसको हमने विशेष तौर पर आप लोगों के लिए आमंत्रित किया है ताकि आप अपने जो गंभीर विषय हैं, जो मुद्दे हैं स्वास्थ्य से संबंधित, वो आप उनसे पूछ सकें। तो मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर डॉक्टर एस बंसल जी को, जो कि प्रदेश के पहले कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एस बंसल जी। मैं अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आएं और जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। तो एस बंसल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हार्ट से जो संबंधित समय समस्याएं हैं वो आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं और इनसे कैसे निपटा जा सकता है, कारण इसके क्या हैं। इस सेशन में इस विषय पर बेहद महत्वपूर्ण चर्चा इस सेशन को होस्ट करेंगी मेरी सहयोगी अनन्या। अनन्या, आप भी मंच पर आए और इस सत्र में जो बात है वो आपके हार्ट से संबंधित जो तमाम समस्याएं उससे संबंधित हम बातों को यहां पर करेंगे। तो अगर आपके भी कोई सवाल है तो वो सवाल भी आप जरूर पूछ सकते हैं और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे अनन्या। अनन्या, ओवर टू यू। थैंक यू आयुष। मुझे लगता है कि हेल्थ से जुड़ी सभी को परेशानियां होती हैं और इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एस बंसल जी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल तो यही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हार्ट के जो पेशेंट्स हैं वो अब बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो आजकल यूथ में देखने को मिल रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस वहीं से सामने आ रहे हैं जिन्हें हार्ट अटैक हो रहा है कम एज में। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? जी, देखो, मैं एक्चुअली 26 साल से कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ हरियाणा में, 94 से लेके आज तक। और मैंने ये देखा है कि पहले हम पेशेंट्स देखते थे जो ज़्यादातर 40 से नीचे की एज के होते थे, उनको हम सोचते थे इसको हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। पर मैं अब तो इंडिया का एक स्टेटिस्टिक्स डेटा भी अवेलेबल है जिसमें ये है कि 20 to 25% पेशेंट्स जिनको हार्ट अटैक होता है उनकी एज 40 ईयर से नीचे होती है इंडिया में आजकल ये है। और 50% पेशेंट्स की एज जो है बिलो 50 ईयर्स है। इसका मतलब ये हो गया कि हम बड़े यंग एज में पेशेंट्स जो हैं, लोग जो हैं, वो हार्ट अटैक की बीमारी से उनकी मृत्यु भी हो रही है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये जो मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद ने रिसेंटली 19 ईयर ओल्ड बॉय उसकी एंजियोप्लास्टी की। तो इसका मतलब अभी हमारा डेटा भी ये कहता है कि 18 साल के बाद आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बनने शुरू हो जाते हैं अगर आपके अंदर कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। प्रीडिस्पोजिंग में एक तो आप जेनेटिकली इफ यू आर प्रोन टू हार्ट डिजीज, तो दूसरा है कि अगर आपके अंदर डायबिटिक जीन है, तीसरा है टाइप 2A हाइपरलिपिडीमिया होता है, एक इस तरह का कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई होते हैं। तो वो ऐसे लोगों को जल्दी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। फिर इससे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है, जो स्मोकर्स हैं और जो कोकेन का इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों को यंग एज में हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। तो जो ये 4-5 चीजें हैं जिसके में सबसे इंपॉर्टेंट है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर में एबनॉर्मेलिटी ये भी हो सकती है कि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल हो, ये भी एबनॉर्मेलिटी। कई बार क्या होता है, जीन्स, डायबिटिक जीन्स आपके अंदर होते हैं पर डायबिटीज मैनिफेस्ट बहुत लेट करती है, हार्ट डिजीज उसको प्रिसीड करती है, हार्ट डिजीज पहले आ जाती है। तो और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, उनको में हार्ट की यंग एज में हमने देखा है उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो आजकल आपने देखा होगा कि लोग पर्टिकुलरली जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करनी शुरू करते हैं और सडनली हार्ट अटैक हो जाता है। राजू श्रीवास्तव जी का केस देख लीजिए, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक सडन एंड साइलेंट डिजीज है। इसके अंदर पेशेंट को कोई एहसास नहीं होता कि उसको कोई ब्लॉक हो सकता है। और अगर हम यंग लोगों को जो 40 की एज से कम हैं, उनको अगर वो सडनली एक्सरसाइज शुरू करते हैं, सीडेंटरी हैं लेकिन सडनली एक्सरसाइज शुरू करते हैं और बहुत एग्रेसिव टाइप की एक्सरसाइज शुरू करते हैं विदाउट देयर स्क्रीनिंग फॉर हार्ट हेल्थ, तो उनमें से काफी लोगों के जो साइलेंटली ब्लॉक पड़े होते हैं हार्ट की नसों में, 50% तक कई बार ब्लॉक होते हैं। जो 70% से नीचे वाला ब्लॉक हमेशा साइलेंट होता है, उससे कोई सिम्टम नहीं आते, दौड़ लगाने में भी सिम्टम नहीं आते। तो जिम में अगर कोई एक्सरसाइज, बहुत विगरस एक्सरसाइज आप सडनली करते हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है,
आपकी धड़कन बढ़ती है और उस प्रेशर से वो ब्लॉक जो है, जो 50% ब्लॉक है, वो रप्चर करता है। उसके रप्चर होने से वो कोलेस्ट्रॉल एक्सपोज होती है और उस पे प्लेटलेट्स एकदम डिपॉजिट होते हैं और क्लॉट बनता है, सडनली नस बंद हो जाती है। तो इस तरह से यंग लोगों को एकदम हार्ट अटैक आ जाता है और उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई एक्सरसाइज सडनली शुरू करना चाहते हैं, जिम में कोई एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं, तो अपना एक स्क्रीनिंग कराना बहुत जरूरी है। पर्टिकुलरली अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज है, या आपकी फैमिली में किसी की सडन डेथ हुई है, या आपकी फैमिली आप खुद मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कि जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, या आप स्मोकर हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में आपको पहले स्क्रीनिंग करानी चाहिए अपनी हेल्थ की, हार्ट हेल्थ की स्क्रीनिंग कराएं, उसके बाद आप जिम ज्वाइन करें, तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि आप जिम की बात कर रहे हैं और हमने अभी रिसेंटली देखा, अगर पीछे आप समय में बात करेंगे तो बहुत ज्यादा केसेस ऐसे हैं जो जिम से सामने आए। कोई ट्रेडमिल पर दौड़ते दौड़ते किसी को हार्ट अटैक आ गया, और इसके पीछे एक और वजह ये भी है कि बहुत ज्यादा कुछ लोग जो हैं वो स्टेरॉइड्स अगर ले रहे हैं तो उनमें भी इस तरह का खतरा क्या होता है। और इसके साथ ही मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अगर इस तरह के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं तो आम लोगों को अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखना चाहिए? इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पीछे कोविड की वजह से भी कुछ लोगों में देखा गया है कि क्लॉट बनने का रिस्क ज्यादा हो गया। जिनको कोविड का एक्सपोजर हुआ है, जिनको वैक्सीन लगी है, उनमें सडनली क्लॉट बन जाता है हार्ट की आर्टरी में और सडन हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। तो एक वो भी एक कारण रहा है। और दूसरा जो आपका सवाल ये है कि भी हमें इसको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए। प्रिवेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्दी डाइट होनी चाहिए, हमारा एक्सरसाइज शेड्यूल होना चाहिए। हर व्यक्ति को कम से कम आधा पौना घंटा अपनी हेल्थ पे जरूर फोकस करना चाहिए, उसके लिए टाइम निकालना चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं, एक्सरसाइज का मतलब ये ब्रिस्क वॉक करें। आधा घंटा अगर कोई ब्रिस्क वॉक करे तो उसकी इतनी ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए कि उसका 30% हार्ट रेट बढ़े, थोड़ा सा उसको सांस फूले और वो इफेक्टिव एक्सरसाइज हो। उससे एक तो वो इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा डाइट में जो डायरी प्रोडक्ट्स हैं, डायरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम होना चाहिए। दूध से, जैसे दूध के अंदर 3.5% बफेलो मिल्क में फैट होती है, तो आप अगर मलाई भी निकाल देते हैं तो भी उसमें 2% फैट रहती है। तो बेस्ट होता है जो डबल टोन मिल्क हो या स्किम्ड मिल्क हो, उससे आपको कोलेस्ट्रॉल उसमें कम हो जाता है, 1% फैट रहता है। तो डायरी प्रोडक्ट्स आप जो हैं स्किम्ड मिल्क या डबल टोन की आधा किलो दूध उस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे दिन में इन एनी फॉर्म। दूसरा इसमें होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ज्यादा लेने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट तली हुई चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और ट्रांस फैट्स, जहां पे हाइड्रोजनेटेड फैट्स लिखा है, ट्रांस फैट लिखा है, वो 10 गुना ज्यादा हार्मफुल है हार्ट के लिए। तो इस तरह की चीजें जो हैं अगर हम इस्तेमाल ना करें, हेल्दी डाइट रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग से दूर रहें और अपना ब्लड प्रेशर, शुगर मॉनिटर करते रहें रूटीनली। अपना सबसे इंपॉर्टेंट, आजकल बड़े अच्छे 2 ट्रायल आए हैं जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है, अगर आपके ईसीजी में खराबी है या आपके इको में थोड़ी सी भी खराबी है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, या मल्टीपल रिस्क फैक्टर हैं, आप हैवी स्मोकर रहे हैं, तो आपको 20 साल की एज के बाद आपका रेगुलर ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये स्क्रीन होना चाहिए। और अगर ये एबनॉर्मल निकलता है तो हार्ट के आजकल सीटी स्कैन्स आ गए हैं जो बड़ी जल्दी, कैल्शियम स्कोरिंग एक सिस्टम है, और उसमें पता चल जाता है कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज बननी शुरू हो गई है कि नहीं। इको है, टीएमटी है, इन टेस्टों में तो हार्ट अटैक होने के बाद या हार्ट अटैक के जब ब्लॉक बहुत सीरियस लेवल पे पहुंच जाता है तब वो डिटेक्ट हो सकता है। लेकिन सीटी स्कैन जो है, सीटी एंजियो जो है, वो ब्लॉक को डिटेक्ट कर सकती है बहुत अर्ली स्टेज पे। और अगर आप अर्ली स्टेज पे ब्लॉक को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं विद हाई एंड सीटी स्कैन, जो फास्ट सीटी स्कैनर्स आते हैं, तो आप पेशेंट को पहले से ही स्टैटिन्स नाम की दवाई से उस ब्लॉक को कंट्रोल कर सकते हैं और हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। और क्योंकि इस समय हम हरियाणा में बैठे हैं, चंडीगढ़ में हैं, और हेल्थ पॉलिसी को लेकर बात करना जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में आपको क्या लगता है हेल्थ पॉलिसी की अगर हम बात करें तो क्या सुधार होने की जरूरत है, और क्या स्थिति है इस समय
हेल्थ पॉलिसी को लेकर हरियाणा में? जी, हरियाणा एक बड़ा विकसित सा प्रदेश है। दिल्ली का इसको एडवांटेज है, और एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ चंडीगढ़ है। तो हेल्थ के मामले में हरियाणा के लोग लकी हैं, मैं ये कहूँगा। और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, और गवर्नमेंट के में भी, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में पीपीपी मोड पे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी कैथ लैब लगाई गई है, जहाँ पे एंजियोप्लास्टी होती है। हार्ट अटैक में पेशेंट को एंजियोप्लास्टी की सुविधा है। सीटी स्कैन लगे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। प्लस जो है, हरियाणा की सरकार ने चिरायु जो स्कीम लेके आए, जो आयुष्मान भारत का पार्ट है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लगभग 30, जिसमें 125 करोड़ अंत्योदय फैमिलीज हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको इस स्कीम में 5 लाख रुपए तक का कवर देती है। और जितने हरियाणा में बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ने एम्पैनल किए हुए हैं। तो उनकी एम्पैनलमेंट की वजह से लोगों को, जो हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनको तो वो ट्रीट करते ही करते हैं। पर अब आगे गवर्नमेंट का ये प्लान है कि जो ये गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट से एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, उनमें वो लोग जो हैं, 1.25 करोड़ लोग जो अंत्योदय के गरीब लोग हैं, उनका भी उस पर इलाज होगा, और उसको स्टेट गवर्नमेंट रीइंबर्स करेगी। उसके लिए अभी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है टू कनेक्ट ऑल दी हॉस्पिटल्स। लेकिन मेरी एक सुझाव है गवर्नमेंट को कि जो बेसिक चीजें हैं ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर, जो मुझे लगता है होनी चाहिए, वो ये है कि अगर वहां पे अल्ट्रासाउंड मशीन हो, वहां पे एक्सरे हो, ईसीजी हो, और उसके बाद वहां पे एक सब डिफिब्रिलेटर होता है, जिसमें कि जब किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो शॉक देके आप बचा सकते हो पेशेंट को। तो ये जो 4-5 चीजें हैं, एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन एंड डिफिब्रिलेटर, ये 5 चीजें हैं जो हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होनी चाहिए। और वहां पे एक ट्रेंड, जैसे अब बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं हरियाणा में, इनके अंदर जो ट्रेनिंग के लिए जो बच्चे पैरामेडिकल में हैं, उनको अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग, इको की ट्रेनिंग, ये सारे कोर्सेज जो हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनको भेजकर एक्सपोजर दिला के उनको ट्रेन किया जा सकता है। फिर उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में पोस्ट किया जा सकता है। एक तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एक वहां पे जो पेशेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आएगा तो वहां पे एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, लेकिन वहां पे अगर ट्रेन टेक्नीशियंस होंगे तो वो ईसीजी कर सकते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, उसका सीटी स्कैन कर सकते हैं, और आजकल टेलीमेडिसिन से उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ जोड़ा जा सकता है। एक छोटा सा सवाल और है, क्योंकि राजस्थान सरकार अभी राइट टू हेल्थ पॉलिसी लेकर आई है। जी। क्या हरियाणा में इस राइट टू हेल्थ पॉलिसी की जरूरत है? मैं ये अभी तो राइट टू हेल्थ पॉलिसी के लिए मुझे लगता है बहुत ही रेजिस्टेंस आएगी डॉक्टर्स में। उसका कारण ये है कि अभी एक तो पहली बात तो कि 2 चीजें इसमें बड़ी सीरियस इश्यूज हैं। वो ये हैं कि अभी राइट टू हेल्थ के लिए जितने भी, अगर राइट टू हेल्थ में तो क्या है कि कोई डॉक्टर किसी को इमरजेंसी ट्रीटमेंट रिफ्यूज नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो डॉक्टर कैपेबल ही नहीं है इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने का गायनी का नर्सिंग होम है, उसके पास एक्सीडेंट का पेशेंट आ गया, तो उसके मल्टीपल उसको ट्रॉमा है, हेड इंजरी है, मान लो रिब्स के फ्रैक्चर है, एब्डोमिनल इंजरी है, तो अगर छोटा नर्सिंग होम है, उसके पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है अल्ट्रासाउंड करने के लिए, इंजरी कहाँ पे है, उसके लिए सीटी स्कैन चाहिए, सीटी स्कैन की फैसिलिटी अगर उसके पास नहीं है तो वो कैसे, और पहले तो वो एक्सीडेंट के विक्टिम को आइडेंटिफाई करे कितनी इंजरीज हैं उसको, और उसको किस किस स्पेशलिटी की जरूरत है। तो वो एक तो वो चीजें डिफाइंड नहीं है कि एक्सीडेंट का विक्टिम को कौन ट्रीट करेगा, किसकी कैपेबिलिटी है उसको ट्रीट करने की। तो क्या वो रेफर करे तो रास्ते में वो डेथ हो जाए तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं। तो अभी चीजें ग्रे एरिया है, वो डिफाइंड नहीं है कि कौन उसकी ट्रीट करेगा। दूसरा, उसमें पेशेंट का अगर वो नर्सिंग होम इलाज करता है और वो हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल पे नहीं है, तो क्या वो किस तरह से उसको अपनी कॉस्ट कैसे रिकवर करेगा। वो अगर इलाज करता भी है तो उसकी कॉस्ट, अब क्या होता है कि फर्स्ट एड का कोई मतलब नहीं, अगर मान लो किसी का हेड इंजरी है और उसको ब्लीडिंग है ब्रेन में, तो उसको न्यूरोसर्जन जब तक ब्लड नहीं निकालेगा न्यूरो सर्जरी करके तब तक वो बच नहीं सकता, क्योंकि ब्रेन कंप्रेस हो गया। अगर हार्ट अटैक है तो उसकी जब तक एंजियोप्लास्टी नहीं होती, आर्टरी खुलती नहीं है, तब तक वो बचने का उसका चांस कम है।
तो ऐसी सिचुएशंस में फर्स्ट एड से काम नहीं चलता। सीपीआर, जो अभी तो सीपीआर ही लोगों को देना नहीं आता, सीपीआर की ट्रेनिंग देने की जरूरत है लोगों को। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा बेसिक होमवर्क हो जाए, उसके बाद ये पॉलिसी लागू करने की सोच सकते हैं। बेसिक होमवर्क करने की जरूरत है यहाँ सरकार को, हेल्थ पॉलिसी को लेकर अगर हम बात करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मंच में आगे और भी सेशन है, तमाम अहम मुद्दों को लेकर, हरियाणा से जुड़े मुद्दों को लेकर हम आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आयुष।